Hello and welcome, student. As you know, beta, in our last class we were discussing about the introduction of goodwill. Now, in today's class we are going to discuss about the methods of the valuation of the goodwill. So let's start, beta. So valuation of the goodwill, a method of valuation of the goodwill, beta, basically मेनली बेटा 3 मेथड्स हैं इसको वैल्यूएट करने के आपके सिलेबस में, जिसमें से सबसे पहला मेथड है सिंपल प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल प्रॉफिट मेथड आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल प्रॉफिट मेथड, इसमें बेटा गुडविल निकालना बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इजी काम है। देखते हैं। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है गुडविल का। कैसे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए और नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि बेटा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं बेटा, ये एवरेज प्रॉफिट है, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो एडजस्टमेंट बेटा इसी वीडियो में हम सीख लेंगे, और इसी वीडियो में इससे रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चन है हमारे वो भी करना सीख लेंगे। तो देखते हैं बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसको बेटा इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे, NYP बेटा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये एग्जाम में मत लिख के आना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ इन शॉर्ट फॉर्म NYP। तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है ऐसे शॉर्ट फॉर्म NYP। ये जस्ट बेटा आपके प्रैक्टिस में आपको टाइम कम लगे इसलिए बेटा ये मैंने लगाया है, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना है बेटा NYP नहीं लिखना है, वहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स NYP मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर द फर्म विल अर्न द सेम प्रॉफिट। इस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देखिए, सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट, बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट्स। आई थिंक बेटा अभी इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला है, तो मैं एक एग्जांपल से बेटा इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मान लीजिए बेटा कोई एक्स है, कोई एक्स है, वो वाई के पास बेटा क्या परचेज करने जाता है, उसकी गुडविल को परचेज करने जाता है, ठीक है। गुडविल का मतलब उसकी फर्म को परचेज करने जाता है। तो गुडविल या फर्म को बेटा परचेज करने जाता है। तो एक्स बेटा वाई से पूछता है कि वाई, अगर मैं आपकी गुडविल को परचेज कर लूँ तो बिना एफर्ट के, मतलब बिना एफर्ट करे मैं कितने साल तक सेम प्रॉफिट अर्न करूँगा, जितना प्रॉफिट आप अर्न करते हो, जितना प्रॉफिट आप अर्न करते हो बिना एफर्ट्स के कितने साल तक मैं इतने प्रॉफिट को अर्न करता रहूँगा। तो वाई ये कहता है कि 4 ईयर तक आप क्या करोगे, सेम प्रॉफिट अर्न कर लोगे। मैंने अज्यूम कर लिया बेटा कि उसने बोला कि 4 ईयर तक आप अगर इस बिजनेस में कोई भी एफर्ट नहीं डालोगे तब भी आप क्या करोगे, 4 ईयर तक सेम प्रॉफिट अर्न करोगे जो मैंने अर्न किया है। ओके, 4 ईयर तक सेम प्रॉफिट आप अर्न करोगे जो मैंने अर्न किया है, ठीक है। तो बेटा इसी को बोलते हैं हम नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए वही लिखा हुआ है बेटा इसमें मैंने, NYP मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर द फर्म विल अर्न द सेम प्रॉफिट। तो कितने साल तक बेटा, 4 ईयर तक, बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट। जो पास्ट में बेटा किसने एफर्ट कर रखा है, वाई ने, तो इसके एफर्ट के बेस पे कितने साल तक सेम प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, 4 ईयर तक, ठीक है। ये मैंने बेटा एग्जांपल से आपको समझा दिया। फिर से देख लीजिए, एक्स बेटा वाई के पास जाता है गुडविल को परचेज करने के लिए, और आज से और इससे पूछता है कि अगर मैं आपकी गुडविल को परचेज करूं तो बिना एफर्ट के मैं कितने साल तक सेम प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं जितना प्रॉफिट आप अर्न करते हो। तो क्या कहता है, 4 ईयर तक। तो यही होता है बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा निकालते कैसे हैं ये आप अपने ग्रेजुएशन की क्लासेस में सीखोगे, लेकिन अभी आपके लेवल पे ये चीज़ें बेटा गिवन होंगी आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ये वर्ड को इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, अंडरलाइन कर देता हूँ।
नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर ऑल द ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। ये तो जानते ही हो बेटा एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी को प्लस कर दीजिए जितनी आइटम्स हैं और प्लस में नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी डिवाइड में नंबर ऑफ आइटम कर दीजिए, आपको आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज निकल जाएगा। तो सपोज वही बेटा मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए कोई भी पर्सन है बेटा, इसके पास जाता है परचेज करने के लिए और इससे पूछता है, इसकी गुडविल को परचेज करने के लिए जाता है। जैसे कि मैंने एक्स वाई का एग्जांपल ले लिया था, तो वैसे एक्स वाई का ही एग्जांपल ले लो। मान लीजिए एक्स बेटा किसके पास जा रहा है, वाई के पास जा रहा है उसके बिजनेस को परचेज करने के लिए, और उससे पूछता है कि आप एवरेज प्रॉफिट कितना कमाते थे वो मुझे बता दीजिए। तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे आपके बिजनेस को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट बेटा वो बताता है कि फर्स्ट ईयर में मैंने 10,000 कमाया, फिर मैंने मतलब एवरेज आपने 5 साल का प्रॉफिट उससे पूछ लिया, तो बता रहा है कि बेटा फर्स्ट ईयर में 10,000, 12,000, उसके बाद फोर्थ ईयर में मैंने 16,000, उसके बाद मैंने फिफ्थ ईयर में 20,000। ये मैंने वैसा एग्जांपल ले रखा है बेटा। तो एवरेज प्रॉफिट आपने कितना कमाया, तो देखिए मैंने सबको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ आइटम कितनी है बेटा 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, और मैंने मतलब y ने x को बता दिया कि मैं ऑन एन एवरेज 14,000 कमाता हूँ। मतलब ऑन एन एवरेज क्या कमाता है बेटा, वो 14,000 कमाता है। ठीक है, तो इसके बेस से बेटा अपना x डिसीजन ले सकता है उसको क्या करना है, उसके बिजनेस को परचेज करना है या नहीं करना है। लेकिन बेटा ये जो प्रॉफिट गिवन है ना, ये वाले प्रॉफिट, इन सारे प्रॉफिट में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां कहने का मतलब बेटा मिलावट है। मिलावट मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है बेटा, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो बेटा एबनॉर्मल हैं। एबनॉर्मल का मतलब क्या बेटा, जो हमने अपने बिजनेस से नहीं कमाया है, वो हमें लक बाई चांस हमने कमा लिया है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि जो हमारे बिजनेस के नेम से, मतलब जिसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमने इसको कमा लिया है। तो बेटा इन सब को हम क्या करेंगे, पहले इसको बेटा हम करेक्ट करेंगे, करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे। इसीलिए बेटा मैंने बोला था नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। लेकिन ये जो होता है बेटा, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आपकी बुक में गिवन नहीं होता है, तो हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नॉर्मल का मतलब बेटा जो हमने अपने बिजनेस के एफर्ट से कमाया हुआ है, मतलब हमारी गुडविल के दम पे कमाया हुआ है। जो गुडविल है आपकी ना, उसके दम पे जो आपने कमाया हुआ है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो आइए बेटा समझते हैं कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम है, बाकी तो बहुत ही आसान है ये मेथड आपके लिए। तो निकालते हैं, देखिए हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जिस ईयर में बोल रहा है कि जिस ईयर में कोई मिलावट है उस ईयर के प्रॉफिट को बेटा आप यहाँ पे लिख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, तो बेटा यहाँ पे आप प्रॉफिट लिख लीजिए। उसमें आपको क्या प्लस कर देना है बेटा, एबनॉर्मल लॉस। लेकिन यहाँ पे ध्यान लिखना कि मैंने लिखा हुआ है इफ़ डेबिटेड। अगर क्वेश्चन में ये गिवन है बेटा डेबिट कर दिया है एबनॉर्मल लॉस को, मतलब माइनस कर दिया है प्रॉफिट में से, तभी ऐड करना है, नहीं तो नहीं करना। मतलब अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट का मतलब कि अगर प्रॉफिट को माइनस कर दिया है एबनॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है, तभी आपको एडजस्टमेंट करनी है। वैसे बेटा नॉर्मली ये माइनस करके ही आपके क्वेश्चन में गिवन होता है। तो बेटा एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐसा लॉस जो हमें हमारे बिजनेस को कभी कभी होता है, हमारे बिजनेस को कभी कभी होता है। ठीक है, जो रेगुलर बेस पे नहीं होता है, मतलब हमारी जो बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं बेटा उससे बाहर होता है, कभी कभी होता है। तो मैंने इसमें कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं बेटा। एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेटा हमेशा तो बेचते नहीं हो बिजनेस में, कभी कभी बेचते हो, तो वो अगर उसके लॉस को हमने माइनस कर दिया, क्योंकि आप देखते हो ना जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th क्लास में बनाया हुआ है, तो उसमें इन सभी खर्चों को हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस करके उसके बाद प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन वो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता बेटा, वो बिजनेस का प्रॉफिट होता है जिसमें हमारा
मिक्सचर रहता है सब कुछ, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्सचर रहती हैं। तो देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, दूसरा क्या है बेटा, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट और फायर, मतलब कि किसी ने चोरी कर ली, आग लगी बेटा, उससे कोई लॉस हो गया। उसके बाद आपने इंटरेस्ट पेड कर दिया, इंटरेस्ट पेड करना बेटा क्या है, एक एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस ही है, आप उसको ले लगा लीजिए कि बेटा आप कभी कभी उसको पेड करते हो, जो कि आपकी गुडविल से उसका कोई लेना देना नहीं है। डिविडेंड पेड अगर है तो भी बेटा आपका एक फाइनेंशियल खर्चा है, ठीक है, वो आपकी बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद बेटा वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट इसेट्राज, अगर किसी पर्सन ने रिटायरमेंट ले रखी है, उसकी आपने क्या कर दी, पेमेंट वगैरह कर दी, तो वो सारी चीज़ें बेटा इसमें काउंट नहीं होती हैं। तो उसको हम क्या कर लेंगे बेटा, हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं, इन सभी चीज़ों को इस प्रॉफिट में हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद बेटा फिर क्या आता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एसेट्स, अगर हमने क्या भाई, गलती तो हो ही सकती है, ओवर वैल्यूएट कर दिया किसको, ओपनिंग स्टॉक को, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। फिर अगर अंडर वैल्यूएट कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, तो उसको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जो मोटे खर्चे होते हैं, कहने का मतलब जैसे कि एक मशीनरी परचेज करके लाए बेटा, ठीक है, उसके इंस्टॉलेशन का चार्ज हमने कहाँ पे लगा दिया, नॉर्मल पे लगा दिया, मतलब कि खर्चे एज अ रिवेन्यू हमने कर दिया। बहुत बार आपने उसमें डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान कीजिए तो ध्यान में आ जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के क्या कर दिया बेटा, उसको डेबिट कर दिया, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है, उन सभी चीज़ों को क्या कर लेंगे बेटा, हम ऐड कर लेंगे। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है बेटा, एक को याद कर लीजिए, बाकी चार अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एसेट्स को हम ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को अगर हम ऐड करते हैं, तो अब खुद सी बात है बेटा, ओपनिंग का उल्टा क्या होगा, क्लोजिंग होगा, तो क्लोजिंग को क्या करेंगे, ओपनिंग का उल्टा क्या होगा बेटा, यहाँ पे सॉरी, ओवर का उल्टा क्या होगा, अंडर होगा, और ओपनिंग का उल्टा क्या होगा, क्लोजिंग का होगा। तो बेटा ओवर, अगर ओपनिंग का ओवर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो बेटा इसका ओपनिंग का सॉरी, ओपनिंग स्टॉक का अगर हम ओवर वैल्यूएशन ऐड कर रहे हैं, तो बेटा आपको सी बात है, अंडर वाला हम ऐड करेंगे किसका, क्लोजिंग का, क्योंकि ओवर का उल्टा अंडर और ओपनिंग का उल्टा क्लोजिंग। तो ओवर वाला अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो अंडर वाला बेटा माइनस करेंगे, और यहाँ पे अंडर वाला ऐड कर रहे हैं, तो ओवर वाले को हम माइनस करेंगे, सिंपल, ठीक है। ये करने के बाद बेटा उसमें से हम माइनस कर देंगे अब एबनॉर्मल गेंस को, इफ़ क्रेडिटेड, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट कर रखा है तो, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है। गेन ऑन द सेल ऑफ द एसेट्स, जो कि बेटा हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो तो बेटा हमने हमारी गुडविल की वजह से थोड़ी ना बिक रही है बेटा, वो तो हम मार्केट्स में उसको जाके बेच रहे हैं, क्योंकि बेटा हमारी मशीनरी क्या हो गई है, ख़राब हो गई होगी, या फिर बेटा हम रिप्लेसमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें उसमें हमारी बिजनेस हमारी गुडविल का कोई लेना देना नहीं है। तो ये, उसके बाद बेटा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, तो ये भी बेटा कभी कभी रिसीव होता है, क्योंकि अब बिजनेस में आपके फायर तो हर हमेशा तो लगती नहीं है बेटा, कभी साल में 2 साल, कभी बेटा लाइफ टाइम में लगती है, तो इस तरह से। उसके बाद बेटा कोई अर्थक्वेक आ गया, मतलब भूकंप आ गया, बेटा उसका सेटलमेंट क्लेम वो रिसीव किया, तो बेटा हमेशा तो भूकंप आता नहीं है। डिविडेंड रिसीव किया, तो भी बेटा हमारा फाइनेंशियल टाइप का खर्चा होता है। नेक्स्ट बेटा इंटरेस्ट रिसीव किया, इस तरह से और भी खर्चे हो सकते हैं। अगर इस तरह के खर्चे बेटा हमें क्या हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इनको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। अब देखिए उसी का उल्टा यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वहाँ पे बताया था बेटा, इसका उल्टा कर दीजिए, माइनस करना है। अब ये अंडर है तो ये ओवर वाला, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, उसका उल्टा बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने क्या ट्रीट कर दिया बेटा, एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, मतलब यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद बेटा पार्टनर की एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब बेटा सैलरी कमीशन एंड ऑल, तो एक्सपेक्टेड है तो उसको भी हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ से माइनस कर दिया। एनी अदर फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जैसे कि बेटा मैनेजमेंट कॉस्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम सेटराज, इनको हमने क्या कर दिया बेटा, सबको माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा बेटा, करेक्ट प्रॉफिट आएगा। अब करेक्ट प्रॉफिट आएगा तो बेटा इसका हम क्या निकालेंगे, इस प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे, जैसे अभी बेटा हमने पीछे निकाला था,
ठीक है। तो अभी एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बेटा इस तरह का बड़ा सा एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल बेटा मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझ आएगा। देखिए, गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 3 ईयर परचेज, मैंने बताया था ना बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31st March ऑफ द फर्म वर। प्रॉफिट है बेटा लास्ट 4 ईयर का, तो 2013 में बेटा 12,000 का है, 2014 में 18,000 का है, 2015 में 16,000 का है, 2016 में 14,000 का है, तो 14,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब इसका हम क्या निकालते हैं बेटा, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया था, बड़ा सिंपल सा है बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ये भी गिवन होता है क्वेश्चन में, और ये हम निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं बेटा 4 ईयर का, प्लस कर लिया 12,000, 18,000, 16,000 और डिवाइड कर दिया 4 से, नंबर ऑफ आइटम से, नंबर ऑफ आइटम कितनी है 4, तो 60,000 को डिवाइड कर दिया 4 से, कितना आ गया बेटा 15,000। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, देखिए 15,000 हमारा क्या निकल के आ गया, देखिए फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है बेटा 3 ईयर का, तो 3 ईयर से हम क्या कर देंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 45,000, 45,000। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई बेटा, गुडविल निकल के आ गई। ओके, तो इस तरह से बेटा हमारी क्या निकल के आ गई, गुडविल निकल के आ गई। तो ये भी बड़ा सिंपल सा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है, लेकिन ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। तो बेटा एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कवर करेंगे, तो ये मेथड बेटा अगली वीडियो में मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।